नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम कार्यालय के सामने आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल ने 426 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस योजनाओं का उद्देश्य शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। मेयर सुषमा खरगवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि साफ सफाई के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश के अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि आने वाले समय में राज्य पहले स्थान पर भी पहुंचेगा। इसके साथ ही उन्होंने कल्याण मंडप सुविधा को लेकर भी बड़ी घोषणा की। अब यहां सेवा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। पहले लोगों को बुकिंग के लिए लंबी लाइनें लगना पड़ता था, जिससे कई तरह की परेशानियां होती थी, लेकिन अब नागरिक घर पर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। इस पहल से लोगों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है और डिजिटल सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, आज महावीर हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज ही आकाशवाणी का 69वां स्थापना दिवस है। ऐसा विकास करना है जो समावेशी हो, संतुलित हो और प्रत्येक नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाए। लखनऊ एक ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ आधुनिकता की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। हमें इस विकास यात्रा में और मजबूत बनाना है। मैं इस अवसर पर नगर निगम के सभी माननीय पार्षदगण, सभी अधिकारियों का, अभियंताओं का एवं कर्मचारियों का और खास तौर पर सफाई कर्मचारियों का विशेष हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिनके अथक प्रयास से ये सभी कार्य संभव है। और साथ ही में लखनऊ के सभी नागरिकों से फिर हम सबका सहयोग रहेगा, तो अब हम नंबर 1 पे आने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसमें मीडिया बंधु, कर्मचारी, अधिकारी और खास तौर पे हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का सहयोग रहेगा। 3 साल पहले जैसे ही मैं आई थी, सबसे पहले मैंने अपने सफाई कर्मचारियों का विशेष ध्यान दिया था। जिनको रोजाना 288 रुपया मिलता था, उसको 388 किया गया। और अब आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, महाराज जी ने आयोग बनाया है, और जैसे आयोग बनकर के तैयार हो जाएगा तो सबकी सैलरी बढ़ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कार्यदायी संस्था में काम कर रहे हैं, इनकी भी सैलरी बढ़ेगी। और जो हमारे यहाँ टाइपिंग का काम करते थे, बाबू का काम करते थे, उनका भी मैंने तनख्वाह बढ़ाई। जोन 1 में 456 कार्यों का लोकार्पण हुआ है, और ये सिर्फ नगर निगम निधि का काम है। अभी तो इसके दुगना जो सीएम ग्रिड है, मुख्यमंत्री सृजन योजना है, 15 वित्त है, स्थापना है, इसके दुगना का कार्य है। वो एक सामूहिक लखनऊ के सब जनप्रतिनिधियों के साथ होगा, और जोन वाइज हम लोगों का हर उसमें ये कार्यक्रम चलेगा कि नगर निगम ने कितना काम किया है। और मैं आप सबको बधाई देती हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री और इस लखनऊ के सांसद जी के दिशा निर्देश में, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके आशीर्वाद से आज लखनऊ प्रगति पे है और लखनऊ नंबर 3 पे आया उत्तर प्रदेश में। और अब हम प्रयास करेंगे कि हम नंबर 1 पे आए। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से सामने आ रही है, जहां दिलीप घोष ने कालिया चौक इलाके की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने कहा है कि मालदा जिले के कालिया चौक में पहले भी हिंसक घटनाएं हो चुकी है, जिनमें पुलिस थाने को जलाने जैसी घटनाएं शामिल है।
उन्होंने दावा किया कि यह इलाका बांग्लादेश सीमा के पास होने के कारण घुसपैठ, गाय तस्करी और माफिया गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा चिंताजनक रहती है और राष्ट्र विरोधी तथा समाज विरोधी गतिविधियां यहां अधिक होती है। इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर इन गतिविधियों का समर्थन देने का भी आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मामला और गर्मा सकता है। कलियाचक की जो घटना हुई है ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कलियाचक में पुलिस थाना जलाया गया था। पुलिस बेचारा भागे थे लुंगी पहन करके। वहाँ 10-5 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश बॉर्डर है। हजारों की संख्या में घुसपैठिया आते हैं, सोना आता है, गाय तस्करी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा माफिया वही है। हमेशा कानून व्यवस्था की समस्या रहती है। और वहाँ जब ये हाईवे बना, 4 लेन बनने नहीं दे रहे थे लोग, बहुत कायदा करके और हाईवे दफ्तर को बनाना पड़ा। तो एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है और टीएमसी इन लोगों को मदद करता है। आज भी जो हो रहा है वहाँ बहुत चिंताजनक है, उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ चुनाव साफ नहीं हो पाएगा। बीजेपी एमपी हिमावाली ने बोल रहा है कि लास्ट 8-9 साल कलकत्ता नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उनका सिक्योरिटी भी नहीं दे रहा। बिल्कुल सही है, मंत्री को सिक्योरिटी नहीं देते हैं बंगाल में, किसी ऑफिसर को सिक्योरिटी नहीं देते हैं। बीएसएफ सीआईएसएफ का सिक्योरिटी लेके सेंट्रल ऑफिसर को घूमना पड़ता है। यहाँ महिला कमीशन के चेयरमैन आती है, उसको मिसगाइड किया जाता है। SC ST कमीशन के लोग आते हैं यहाँ, उनको बाधा डाला जाता है। मैं हिमा दीदी को बोलता हूँ कि आइए दीदी, आप बंगाल नया बनेगा, आपके नेतृत्व चाहिए, आप आएंगे तो यहाँ के लोगों को हिम्मत मिलेगा और आपको ससम्मान हम यहाँ प्रचार में ले जाएंगे। किसी को हिम्मत नहीं होगा, बीजेपी के कार्यकर्ता आपको पूरा प्रोटेक्शन और सम्मान देंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 10 छात्र सेवा से जुड़े कर्मचारियों को जनता दरबार जाने से पुलिस ने रोक दिया। जानकारी के मुताबिक 1090 चौराहा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका और कई युवक युवतियों को जबरदस्ती बासों में भर दिया और इस दौरान 1090 चौराहे से लेकर लोहिया पार्क तक सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शन कर रहे युवक युवती ने पुलिस पर भरभराता का आरोप लगाया और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें नौकरी के समय 15,000 वेतन का वादा किया गया था, लेकिन वर्तमान में केवल 8,000 ही दिया जा रहा है। इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जनता दरबार जा रहे थे। फिलहाल स्थिति पर प्रशासन की नज़र बनी हुई है और इसके लिए तनाव का माहौल है। लखनऊ से और एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां सिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कालवी जवात नकवी ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना कालवी जवात नकवी ने कहा है कि भारत की इंसाफ पसंद जनता ईरान के साथ खड़ी है। उन्होंने हाल ही में एक
हॉस्पिटल पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि इस घटना में 10 नर्सों की जान चली गई, लेकिन किसी ने इसकी खुलकर निंदा नहीं की। उन्होंने इस चिंता को जताते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं इंसानियत पर सवाल खड़े करती है। साथ ही उन्होंने यहां भी कहा है कि ईरान की ओर से भारत और इसके मित्र देशों के लिए गैस और तेल उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर अन्य पक्षों में प्रतिक्रिया का इंतजार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे अभी मौलाना ने फरमाया कि हिंदुस्तान के सारे इंसाफ पसंद अवाम जो है वो सब के सब ईरान के साथ हैं, और जो आतंकवादी इसराइल है और आतंकवादी ट्रंप है उसके साथ यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, हुकूमत जरूर उनके साथ है, लेकिन पब्लिक जो है वो तमाम जो है मजलूमों के साथ है। आप देखिए कितना जुल्म हो रहा है। अभी खबर है कि उन्होंने एक हॉस्पिटल पर हमला किया जिसमें 10 नर्सें मर गई और किसी ने भी उसको कंडेम नहीं किया। इसका मतलब है कि इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। सब जितने हुक्मरान हैं वो सब के सब जो है वो ट्रंप के और इसराइल के जो गुलाम बने हुए हैं, खासतौर से मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो गुलाम बने हुए हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अवाम जो है और यहाँ की जो पब्लिक है वो ईरान के साथ पहले भी थी और आज भी साथ है, और जिसकी वजह से ईरान ने भी अपने दोस्त मुल्कों में हिंदुस्तान को शुमार किया है। और वहाँ से ऐलान हुआ है कि जिस तरह से हमारे दोस्त मुल्कों के लिए तेल जो है वो आज़ाद है, गैस आज़ाद है, उसी तरह से हिंदुस्तान हमारा दोस्त मुल्क उसके लिए भी आज़ाद है। ये हुकूमत की वजह से नहीं दिया गया है, ये यहाँ की पब्लिक की वजह से उन्होंने आज़ादी दी है। पब्लिक की वजह से आज़ादी दी उन्होंने, हुकूमत की वजह से नहीं दी उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, कई बार जो साइन कर रहे हैं। देखिए, वो पीछे झूठ बोलता है, मक्कार, बहुत बड़ा मक्कार है वो जब भी देखता है कि वो कि तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं और गैस की कीमतें, तो फौरन कह देता है कि जंग खत्म होने वाली है, और उसका फिर बमबारी शुरू कर देता है और अस्पतालों में बमबारी कर रहा है। स्कूलों 500 स्कूलों को बर्बाद किया इसराइल और अमेरिका ने, 500 स्कूलों को। तस्वुर की यूनिवर्सिटीज पर हमला हो रहा है, और कैसे हमारे मुल्क के ये रहबर और रहनुमा नेता है ये कोई कंडेम नहीं कर रहा है। एक मिसाइल गिर गया तो कुवैत के ऊपर हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने उसकी निंदा की थी। एक मिसाइल गया कतर के ऊपर उसकी निंदा की, लेकिन वहाँ पर बच्चे मारे जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज खत्म हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी खत्म हो रहे हैं, हमारा मुल्क निंदा नहीं कर रहा है। इसका मतलब इंसानियत से हमारे नेता गिर चुके हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो इंसानियत के साथ है और मजलूमों के साथ है। सर, आज मस्जिद में जिस तरीके से ईरान ने सीधे तौर पर कहा है लखनऊ और भारत शांति की जमीन है, एकता की जमीन है, और इस युद्ध के माहौल में भी वो यहाँ पर आए हैं, इसे कैसे उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है भारतीयों का। हाँ, शुक्रिया अदा किया उन्होंने, और भारतीयों की वजह ही से तेल जो है आज़ाद किया गया है यहाँ का, और इसमें हुकूमत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि हुकूमत जो है मैंने पहले कहा कि ये अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, इसराइल के पिट्ठू बने हुए हैं, आतंकवादियों के साथ ही हमारे मुल्क जो है, मजलूमों के साथ ही नहीं है, और जो आतंकवादी के शिकार है उनके साथ ही नहीं है, बल्कि जो इसराइली आतंकवादी है, ट्रंप आतंकवादी है, उन सबके हमारा मुल्क जो एक तरफ से कहा जाता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन आतंकवादियों का साथ दे रहा है हमारा मुल्क, ये बहुत बड़े शर्म की बात। अयोध्या से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां कथित लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान बच्चा और नवजात शिशु दोनों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है और डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव के नेतृत्व में मां परमेश्वरी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई, और छापेमारी के दौरान हॉस्पिटल में ना तो कोई डॉक्टर मौजूद मिला और ना ही कोई कर्मचारी। बताया जा रहा है कि कार्रवाई की भनक लगते ही हॉस्पिटल का स्टाफ मौके पर फरार हो गया। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने हॉस्पिटल को तत्काल सील कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बेनीगंज निवासी सुरेश यादव अपनी पत्नी को प्रसव के लिए इस हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की गैर मौजूदगी में स्टाफ द्वारा प्रसव कराया गया, जिसके चलते पहले महिला और फिर नवजात शिशु की मौत हो गई। और फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। हम लोगों के संज्ञान में आया है कि रात में एक प्रसूता की मौत हो गई और उसके बच्चे की मौत हो गई। यहाँ डिलीवरी करवाने के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई।
है। इस वजह से हम यहाँ आए और यहाँ देखा, यहाँ पे कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, ना बीएसटी उपलब्ध है, ना स्टाफ उपलब्ध है, ना डॉक्टर उपलब्ध है, कोई भी यहाँ पे मौके पर नहीं पाया गया। इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर की तरफ से लापरवाही हुई, जिस वजह से हमने इसको सील किया। अच्छा, डिलीवरी किन लोगों ने कराई? मौत ये अभी जांच हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फोटो के उसमें वैसे ये पता नहीं चल पाया है अभी प्रथम उसमें, अभी ये जांच का विषय है, जांच हो रही है। परिजनों का कहना है बात होनी है, परिजनों से अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है, पहले उनसे मुलाकात हो जाए, जब जानकारी मिलेगी हम आपको। स्वास्थ्य विभाग भी इस पे कोई बिल्कुल कराएगा डॉक्टर के खिलाफ जिसने डिलीवरी, अगर उसने नहीं कराई है, फोन पे कराया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई। इससे पहले भी साल जो है इसको सील किया गया था, फिर किसी मानकों की वजह से ये सील हुआ था कि कुछ चीजें कमी थी, फिर उन्होंने उस चीज को पूरा कर दिया था। रात होती है, लेकिन उसको सील भी किया था, फिर बाद में सील को खोल दिया था। इस पर क्या कहेंगे? कि ये पिछले साल तब मैं इसका इंचार्ज नहीं था, मैं अभी मुझे इतनी बहुत जानकारी नहीं है, मैं सारी जानकारी लेके अगर आप हमको बाद फोन कीजिएगा तो मैं बताऊँगा। ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड। सर, एक चीज ये कह रहे हैं, जैसे किसी की जान गई हो, 3 बजे नहीं पहुँचे हम लोग, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे हमको 2-3 घंटा हो गया। सर, अभी तक आपको नहीं, लिखित कोई शिकायत नहीं मिली है अभी उन्होंने। अच्छा सर, अभी आप आए थे तो क्या आप जिला महिला अस्पताल। और इन लोग का आरोप अब इसके बाद हम जिला अस्पताल जाएंगे, ये हमको हमारे भी संज्ञान में आया है ऐसा प्रकरण, हम जाके देखेंगे क्या ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो जो डॉक्टर कर रहा है और या जो आशा और जो स्टाफ नर्स कर रही है उसके खिलाफ कार्रवाई। 2 केसेज। हाँ, तो ये एक चीज और हमको भी यहाँ पे बाद ये पता चला है कि ऐसा हो रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं अभी अधीक्षक से बात करूंगा, वहाँ के अधीक्षक से बात करता हूँ, पता लगाता हूँ कौन इस चीज़ में संलिग्ध है। अगर संलिग्धता पाई जाती है, आशा बहू इन सबको टर्मिनेट किया। महिला जांच इनका अगर मिल जाए तो होती उनका नहीं, किसी स्टाफ नर्स का कोई इस तरह का वीडियो या कोई ऐसा कुछ अगर आपके पास हो तो आप हमको वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से भी आपको प्राइवेट एम्बुलेंस के। ठीक है, अभी ये जानकारी अभी हमको मिली है, अब हम ये उसकी जांच का विषय है, इसकी जांच की जाएगी। जो अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, क्या नाम है आपका? पद क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव है और मैं ACMO प्रशासन। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है। हरियाणा के फरीदाबाद से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां बल्लभगढ़ से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का निरीक्षण किया और दरअसल 1 अप्रैल से सरकार द्वारा गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर मंडियों में अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे किसानों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मूलचंद शर्मा ने बताया कि मंडियों में गेहूं खरीद का काम आज से विधिवत शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की सुविधा के लिए अधिकारियों द्वारा पहले से ही सभी जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं और मंडियों में ठंडे पानी, शौचालय और बारिश से बचाव के लिए बरदाने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों की मेहनत, जिससे पीला सोना कहा जाता है, खराब ना हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों की किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और खरीद प्रक्रिया में सुचारू रूप से जारी रहेगी। फिलहाल प्रशासन द्वारा मंडियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है ताकि व्यवस्था बनी रहे। आज हम शाम तक जॉब भेजेंगे शाम तक। वही थी, मैंने इनसे कहा पहले आना चाहिए, 1 दिन पहले आना चाहिए। जब आपने मीटिंग में बोला है तो वो चीज़ 1 दिन पहले होनी चाहिए, 2 दिन पहले होनी चाहिए। आज शाम तक जरूरी है, बोलो उनको अभी वैसे बात आप जब आज से 25
तो बारदाना तो आज होना चाहिए तुम्हारे पास। है मंडी के अंदर निरीक्षण किया गया है, किस तरीके से व्यवस्था है, क्या कुछ? आज हरियाणा सरकार ने आज 1 तारीख से जो गेहूं की जो परचेजिंग की शुरुआत की है, उसके लिए हम सब लोग, हमारी मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई संजीव बेस्ता जी, सेक्रेटरी साहब और सभी आड़ती, किसान, मजदूर, व्यापारी सब मंडी में है कि हमने पूरी मंडी का जायजा लिया है कि आज इस समय पे किसान का रजिस्ट्रेशन हो, समय पे किसान की फसल का जो एजेंसियां हैं परचेज करें और समय पे जो गेहूं है उसको समय पे गोदाम में पहुंचाने का काम करें कि किसी तरह की किसान को कोई परेशानी ना हो और जल्दी जल्दी उठान भी हो और जल्दी जल्दी उसको परचेज करने का काम करें। आज पूरे हरियाणा में हर मंडी में हर विधायक हो, अधिकारी हो, हर मंडी में है कि इस समय पे किसानों की परचेजिंग की बात की जाए और फसल के दाम की बात की जाए, इसके साथ साथ बारदाने को लेकर किस तरीके के जो है वो इंतजाम? जो सरकार का रेट है, सरकार के रेट है 2595 जो है उस पर परचेजिंग करेंगे और एक एक दाने को हरियाणा सरकार खरीदने का काम करेगी। और बारदाना जिस शाम को आना था, किसी कारण पे मौसम खराब होने का बारदाना नहीं पहुंच पाया और आज परचेजिंग करेंगे, आज की शुरुआत करेंगे कि आज अपने फूड एंड सप्लाई का आज का दिन है और एक एक दाने को खरीदें, जो इसके पैरामीटर पर जो सूखा दाना होगा उसे एक एक को खरीदें। शौच, पानी और खाने की व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया? हाँ, मैंने उसको पानी की व्यवस्था भी देखी है और इनके वहाँ भी देखा, जहाँ रजिस्ट्रेशन उसको भी देखे, जहाँ अपना शौचालय है उसकी भी देखिए, साफ सफाई हो और उसके विशेष ध्यान रखा, जहाँ किसानों का रेस्ट हाउस जहाँ रुकने की व्यवस्था हो वो भी है, सारी उसकी व्यवस्था देखिए। कि खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है, क्या मानते हैं कितना फायदेमंद होगा किसानों के लिए? नहीं, किसान हो, मजदूर, जो किसान, जो भी कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, सबके लिए मात्र 10 रुपए की थाली देने का इंतजाम किया कि किसान को किसी भी तरह की कोई परेशानी पूरे हरियाणा में ना हो। उस सारी व्यवस्था को देखते हुए, सारी बातों को देखते हुए इस समय पे किसान की फसल की परचेजिंग हो और समय पे उठान हो, इस सब का विशेष ध्यान रखा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए होमबिल टीवी भारत के साथ।